नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर के राज्य स्तरीय राष्ट्रीय असम मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 यानी बिहार एनएमएस एग्जाम 2024 में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का हल। तो इसको आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं, मॉडल पेपर कर सकते हैं, और इससे आपको ये समझ में आएगा कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आप अपना तैयारी उस ढंग से कर सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से आने वाला है। जैसे यहाँ पे 2024 लिखा है, तो अब जो एग्जाम आएगा तो उसमें 2025 लिखा होगा। अगर आप उससे आगे परीक्षा देने वाले तो उसमें 2026 लिखा रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर में सेम टू सेम इसी तरह से लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ निर्देश दिए जाते हैं, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश है जिसको आप समझ लीजिए। तो इसमें 90 प्रश्न होते हैं, सब में एक एक अंक होता है। पूरा प्रश्न आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि एक नंबर से बनाना शुरू करना, जो बनेगा उसको पहले बना लेना है। रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है। OMR शीट पर एग्जाम होता है, नीला या काला पेन से आप उसमें रंग सकते हैं, पेंसिल से नहीं रंग सकते, ठीक है। तो ये कुछ निर्देश है जिसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आपको क्वेश्चन पेपर पर दिया रहेगा। तो यहाँ पे उसी निर्देश को अंग्रेजी में भी दिया रहेगा। और उसके बाद जो यहाँ पे फिर से एक निर्देश है जिसमें ये बताया गया है कि इसमें आपको कौन कौन विषय से क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको पता है 2 पेपर होते हैं। सेट में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैट में 90 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सेट का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे, मैट का अगले वीडियो में करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। चलिए देखते हैं। विज्ञान से आपको 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 पूर्णांक होगा, यानी सब प्रश्न में एक एक अंक होगा। इसके बाद सामाजिक अध्ययन से भी 35 प्रश्न पूछे जाएंगे, 35 पूर्णांक, यानी सब प्रश्न में एक एक अंक। गणित से आपको 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 90 प्रश्न होगा। तो यहाँ पे ये हमें समझना है कि आपको विज्ञान में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि उस अनुसार से आप तैयारी कर सकें। तो देखिए आपको साइंस में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ से हमारा विज्ञान शुरू होता है। इस वीडियो में हम विज्ञान के 35 प्रश्नों का हल करने जा रहे हैं। अगले वीडियो में सोशल साइंस के 35 प्रश्नों का हल करेंगे, और उसके अगले वीडियो में गणित के 20 प्रश्नों का हल करेंगे। तो अलग अलग पार्ट में आएगा। तो आपको जो है पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 भी आएगा। तो आपको सभी देखना है। चलिए, तो यहाँ पर हमारा साइंस का पहला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसी तरह से अंग्रेजी हिंदी दोनों में क्वेश्चंस दिए रहते हैं। तो किस तरह से क्वेश्चंस पूछा जाता है इसको समझना है। पहला प्रश्न आया है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकती है। ठीक है, एक सदिश राशि एक अदिश राशि से कैसे भिन्न हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें सदिश राशि किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, अदिश राशि किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, तभी तो हम इसका क्या अंतर होगा इसमें बता सकते हैं। तो आपको क्या करना, जो भी इम्पोर्टेंट परिभाषा आ रहा है आपके विज्ञान किताब में उसको भी आपको याद करना है, ठीक है, तब आपको क्वेश्चन बनेगा। तो हमें पता है सदिश राशि क्या होता है, जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों होता है तो उसको बोलते हैं सदिश राशि। और अदिश राशि में क्या होता है, इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन में कह रहा है सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है। सदिश राशि किसे कहते हैं, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है तो उसको सदिश राशि कहते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए, यहाँ पे दूसरा में कह रहा है अदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है, ये तो गलत है। सदिश राशि में केवल परिमाण होता है, ये भी गलत है। अदिश राशि में केवल दिशा होता है, परिमाण नहीं होता, ये गलत है। तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए, अगला प्रश्न में पूछा गया है, वह कौन सा बल है जो किसी द्रव में किसी वस्तु के गति का विरोध करता है। तो घर्षण बल होगा, या गुरुत्व बल होगा, या तनाव, या जड़त्व। तो याद कर लीजिए, गति का विरोध करता है तो उस बल को घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल क्या करता है, चाहे जल में रहे चाहे स्थल पर रहे, ये गति का विरोध करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा, है ना। स्थैतिक घर्षण और सर्पी घर्षण, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो यहाँ पे कह रहा है किस स्थिति में स्थैतिक घर्षण सबसे बड़ा होगा। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पे दिया है, चिकनी सतह पर रखा एक भारी बक्सा, यहाँ नहीं होगा। खुरदरी सतह पर रखा हल्का बक्सा, ये भी नहीं होगा। खुरदरी सतह पर रखा भारी बक्सा, यहाँ पर स्थैतिक घर्षण क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक तो सतह खुरदरी है, ऊपर से बक्सा भी भारी है।
अब ये स्थैतिक घर्षण होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए जैसे आप साइकिल चलाते हैं तो फर्स्ट बार क्या होता है, अगर आप पैडल मारते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो शुरू में किसी चीज़ को जो गति मिलाना हो तो हमें थोड़ा ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है। तो शुरू में जो ताकत लगाते हैं, शुरू में जो बल लगता है वहाँ पे जो घर्षण होता है तो अधिक रहता है, उसको बोलते हैं स्थैतिक घर्षण। और जब कोई वस्तु ऑलरेडी गति में होता है तब हमें कम बल लगाना पड़ता है। जैसे साइकिल जब चल रहा हो तो उसको गति में लाने के लिए थोड़ा उतना जोर से पैडल मारने की आवश्यकता नहीं होगी, तो उस स्थिति को सर्पी घर्षण बोलते हैं। तो यहाँ पे कह रहा स्थैतिक घर्षण कब बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए एक तो जगह खुरदरी है, बक्सा भी भारी है, तो इस स्थिति में तीसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी सतह सबसे अधिक नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी? सबसे अधिक और नियमित प्रतिबिंब उत्पन्न करेगी। खुरदरी और असमान सतह ये तो बिल्कुल नहीं। चिकनी और पॉलिश की हुई सतह है ना, ये बिल्कुल सही है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन का लेवल होता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे है, एक 2 लीटर वर्ग क्षेत्र में 800 न्यूटन की बल लगाई जाती है, क्षेत्र का दबाव क्या होगा? तो यहाँ पे क्या दबाव या दाब कह लीजिए, तो दाब पूछा गया है ना। तो दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल, है ना, बल बटे क्षेत्रफल। तो अब बना लीजिए, बल कितना दिया हुआ 800, है ना, 800 न्यूटन इसलिए दिया, बल का मात्रक न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल कितना दिया, 2 लीटर वर्ग क्षेत्र, तो बटे में 2 कर देते हैं तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो 400 किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बड़े क्षेत्रफल पर बल लगाने से दाब का मान किस प्रकार परिवर्तित होता है? अगर हम बड़ा क्षेत्रफल पर बल लगाएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, घट जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, दाब का मान घटेगा। जैसे हम यहाँ पर कोई चीज़ है, अगर इसको हम उठाना चाहे तो यहाँ ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। अगर इतना बड़ा सा चीज़ है तो यहाँ पे हमें कम बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए 10 किलो का एक पत्थर को उठाते हैं या और 10 किलो के एक रुई के बोझ को उठाते हैं, तो इस दोनों में क्या होगा, अंतर होगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है, घट जाता है। बड़ा क्षेत्रफल पर बल लगाएंगे तो यहाँ पे दाब का मान घटेगा। अगला है, जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री के कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण होगा। जब एक प्रकार की किरण किसी दर्पण पर 25 डिग्री कोण पर पड़ती है तो प्रतिबिंब का कोण क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 25 डिग्री है तो 25 डिग्री पर ही होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही है। उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को माना जाता है, तो उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को मानते हैं ध्वनि की तीक्ष्णता या पिच का अधिक होना। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, है ना। तो ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती, वैक्यूम में नहीं चल सकती। ध्वनि को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना, तो इसीलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन सा बल असंपर्क बल है? असंपर्क, जिसमें बिना संपर्कीय बल लग सकता है तो उसको बोलते हैं असंपर्क बल। तो कौन सा हो जाएगा, चुंबकीय बल क्या है, असंपर्क बल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 11 में, विद्युत लेपन में कैथोड किस तरह का होता है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड जो होता है ये ऋण आवेशित होता है। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही आपको इस तरह से जगह दिया रहता है। अब चलते हैं केमिस्ट्री के प्रश्न पे। जैसे कि आपने देखा फिजिक्स से आपको 11 प्रश्न पूछे गए थे, अब यहाँ से केमिस्ट्री का प्रश्न शुरू होता है। वह कौन सा प्लास्टिक है जो अग्निशमन कर्मचारी के कपड़े पर एक परत चढ़ाई जाती है ताकि अग्नि से उसका बचाव हो सके? तो यहाँ पर क्या होता है, मेलामाइन का परत चढ़ाया जाता है ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मानव निर्मित रेशा जो रासायनिक रूप से रेयान के समान है। तो इसमें रेयान के जैसा रासायनिक रूप से रेयान के समान है, तो कौन सा हो जाएगा, सिल्क। तीसरा ऑप्शन सही है।
सोना अभिक्रिया कर सकता एवं घुल सकता है। तो सोना जो है किसके साथ अभिक्रिया कर सकता है और घुल भी सकता है। तो सोना को घुलाने की ताकत जो है ना वो है एक्वा रेजिया में। इसको क्या बोलते हैं? एक्वा रेजिया। तीसरा ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में है, जब एक कॉपर के पात्र को आर्द्र हवा में लंबे समय तक रखा जाता है तब उसके सतह पर हरे रंग की परत जम जाती है। उस हरे रंग का सूत्र क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा CuOH2 + CuCO3। पहला ऑप्शन सही है। माचिस की तिलियों को बनाने में निम्न में से किसका उपयोग आजकल नहीं किया जाता है? तो इसमें से किसका उपयोग नहीं करते हैं? सफ़ेद फास्फोरस का, क्योंकि ये अत्यधिक तीव्र होता है और ये क्या होता है, कमरे के तापमान पे भी आग पकड़ लेता है, जो काफ़ी खतरनाक होता है। तो इसके जगह लाल फास्फोरस का उपयोग अब करते हैं। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में कौन सा अम्लीय वर्षा में योगदान नहीं करते हैं? क्या पूछ दिया? नहीं करते हैं। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है ना? कौन सा दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो सूर्य पर हाइड्रोजन के द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करना में ये जो है दहन की अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। कॉपर के पात्र पर चांदी की परत चढ़ाने के लिए निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग होगा? तो सिल्वर नाइट्रेट विलयन का उपयोग होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कॉपर धातु के शुद्धिकरण के लिए एनोड बना होता है। तो एनोड किसका बना होता है? धनात्मक अशुद्ध कॉपर बना होता है। पानी के विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन गैस एनोड पर उत्पन्न होगा एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होगा। अगला है, आग बुझाने के लिए निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ को सूखे पाउडर के रूप में आग पर उपयोग में लाया जाएगा? तो यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? खाने वाला सोडा का। तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, अब देखिए यहाँ से अब बायोलॉजी के प्रश्न शुरू होते हैं। जीव विज्ञान, फसल उगाने का पहला चरण कौन सा है? तो फसल उगाना है तो सबसे पहले मिट्टी को उलटना एवं ढीला करना होगा। सूक्ष्म जीवों को वर्गीकृत किया गया है कितने भाग में? तो 4 प्रमुख वर्गों में इसको वर्गीकृत किया गया। तीसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में कौन क्षय रोग के लिए रोगकारक सूक्ष्म जीव है? तो क्षय रोग किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। किस तापक्रम पर दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है? तो ये करते हैं हम लोग 70 डिग्री सेल्सियस पर। किस राज्य में बेतला नेशनल पार्क है? तो यह आपका झारखंड में। वैसी अवस्था जिसमें माँ के गर्भाशय में शरीर के सभी अंग पहचाने जा सकते हैं, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं? भ्रूण बोलते हैं। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है ना? तो मनुष्य में निषेचन कहाँ पर होता है? ये होता है अंडवाहिनी में। दूसरा विकल्प इसका सही है। स्त्री प्रजनन तंत्र के अंगों का सही क्रम क्या है? तो यहाँ पर देखिए सही क्रम क्या हो जाएगा? पहले अंडाशय, फिर हो जाएगा अंडवाहिनी, फिर गर्भाशय, फिर योनि। तो ये दूसरा वाला सही है। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र पाया जाता है? तो ये होता है आपका केंद्रक में। अगला प्रश्न, कौन सा अंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित करता है? तो ये कौन सा करता है? वृषण, क्योंकि ये पुरुष हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम क्या होता है? दलहनी पौधे के जड़ों में पाया जाता है। खेत से अवांछनीय पौधे को हटाने को क्या कहते हैं? तो इसको निराई बोला जाता है। और साइंस का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भिंडी में पीली सीरा मोजक रोग यानी पीत रोग के लिए उत्तरदायी है? तो यह है आपका विषाणु। तो इस वीडियो में हम साइंस के 35 प्रश्नों को बता दिए हैं। अगले वीडियो में सोशल साइंस के 35 प्रश्नों को बताएंगे, फिर उसके बाद गणित के 20 प्रश्नों को बताएंगे और उसके बाद मैथ का भी पेपर आएगा। तो इसलिए चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।